आज से कई साल पहले भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी जिसे कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा एडवांस माना जा सकता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें डाइवर्सिटी थी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें एबिलिटी थी भारत को ऑफिशियली एक विश्वगुरु बनाने की। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। भारत की एक ऐसी धरोहर जो कि आज के टाइम पर अगर अपनी प्योर और ओरिजिनल फॉर्म में जिंदा होती तो शायद वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा एडवांस होती। और अपने टाइम पीरियड में तो ये यूनिवर्सिटी एडवांस हुआ ही करती थी। उस टाइम पीरियड में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होते थे और ये एग्जाम्स आज के ही जेईई और नीट की तरह काफी ज्यादा हार्ड हुआ करते थे। और उस टाइम पर इन स्टूडेंट्स को 3 लेवल के एग्जाम देने पड़ते थे, जैसा कि आज के टाइम के यूपीएससी एग्जाम्स में होता है, जिनमें कि पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। और माना जाता है कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि इस तरह के एथिक्स को फॉलो करता था, जो कि इंडिया के लिए काफी प्राउड बात है। और इस यूनिवर्सिटी का वो टाइम पीरियड था 5th सेंचुरी, जिसको कि मैं काफी देर से टाइम पीरियड कह के प्रोनाउंस कर रहा हूँ केवल इस यूनिवर्सिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि 5th सेंचुरी में इस तरह का स्ट्रक्चर होना, इस तरह के एथिक्स होना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। और अगर इस बात को भी इग्नोर कर दिया जाए तो इस यूनिवर्सिटी को ये बात तो स्पेसिफाई करती ही है कि ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी जो इस तरह के एथिक्स रखती थी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें वर्ल्ड का पहला हॉस्टल सिस्टम था, जिसमें कि अपने पीक पॉइंट पर 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स रह सकते थे। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत का एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट जो कि कई देशों के लिए एक एजुकेशन हब बन चुका था। बौद्ध धर्म के इस एजुकेशन हब में केवल बौद्ध धर्म के ही नहीं, बाकी कई धर्मों के साथ साथ बाकी कई देशों के स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे। लगभग 5th सेंचुरी के आसपास गुप्ता डायनेस्टी के सम्राट कुमार गुप्त इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। इनका ड्रीम था भारत को एजुकेशन और संस्कृति के तौर पे एक मेन हब बनाना, जिस ड्रीम को देखते हुए इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई। नालंदा का मीनिंग होता है ज्ञान का दाता, और इस यूनिवर्सिटी और राजा सम्राट गुप्त का गोल ही इस यूनिवर्सिटी के नाम में नजर आता है, जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि वो भारत को एक एजुकेशन हब बनाना चाहते थे। आज के बेस पे अगर देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी बिहार के पटना से 85 किलोमीटर और बिहार के राजगीर से 11 किलोमीटर दूर है, यानी कि कुल मिलाकर ये यूनिवर्सिटी बिहार में स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का पहला ऐसा स्ट्रक्चर था जहाँ पर की हॉस्टल सिस्टम अवेलेबल था। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 108 से ज्यादा बिल्डिंग्स आती थी, जो कि उस टाइम पीरियड में इस यूनिवर्सिटी के द्वारा यूज की जाती थी। और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी में एक ह्यूज लाइब्रेरी भी थी, जिसे कि उस टाइम पर कहा जाता था धर्मगंज। और इस लाइब्रेरी के लिए 3 बिल्डिंग्स यूज की जाती थी, जो कि थी रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक बौद्ध धर्म की यूनिवर्सिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी में केवल बौद्ध धर्म की एजुकेशन नहीं दी जाती थी। यहाँ पर बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान दर्शन एजुकेशन तो दी ही जाती थी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर गणित और खगोल विज्ञान, योग और आयुर्वेद, कला और वास्तुकला, साहित्य और व्याकरण जैसे सब्जेक्ट्स की भी एजुकेशन दी जाती थी। और इस यूनिवर्सिटी में केवल सब्जेक्ट्स की ही डाइवर्सिटी नहीं थी, इस यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी थी धर्मों की और कंट्रीज की। इस यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म के साथ साथ बाकी धर्मों के स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, ईरान और श्रीलंका के स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे। ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्री भी यहाँ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जिन्होंने की अपनी किताबों और अपने लेखों में इस यूनिवर्सिटी के बारे में काफी कुछ लिखा है। अब जरा सा वापस नालंदा की लाइब्रेरी पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लाइब्रेरी की 3 बिल्डिंग्स थी, जहाँ पर की लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ रखे हुए थे, जो कि डेफिनेटली कई एरियाज के थे, जैसे कि धर्म, विज्ञान, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे बहुत सारे डाइवर्स एरिया थे जिनकी की पांडुलिपियां और ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इस लाइब्रेरी में इतनी सारी पांडुलिपियां थी कि जब बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जलाया था तो उस टाइम पर ये लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही थी। 12वीं शताब्दी में अफगान शासक बख्तियार खिलजी नालंदा पर हमला करता है और यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। और इसका रीजन केवल ये कि वो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लिए कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं रखता था। इसके बावजूद कि बख्तियार खिलजी एक बार बुरी तरीके से बीमार पड़ा था और आयुर्वेद चिकित्सा से सही होने के बाद भी वो नालंदा की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाया। और इसका रिजल्ट क्या होना था, वहाँ के सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मारे जाते हैं। भारत के उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम को एक बड़ा झटका लगता है और ये घटना भारत की कल्चरल और एजुकेशन हिस्ट्री में एक काला चैप्टर बन के रह जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज के टाइम पर नालंदा को रीडेवलप करने की कोशिश की गई। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट
आर्कियोलॉजिस्ट नालंदा के खंडरों को खोजते हैं और 20वीं शताब्दी में भारत सरकार इसे एक धरोहर घोषित करती है और 2014 में भारत सरकार बिहार के राजगीर में दोबारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करती है और इसे 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल किया गया है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये रीडेवलप्ड नालंदा यूनिवर्सिटी भारत को एक विश्व गुरु या फिर एजुकेशन हब बनाएगी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।